Very good morning 12th class. How are you students? I hope you are fine beta. Students, today I will continue your part B, Indian economic development. So students, I have explained that this is a part B, Indian economic development, and in Zoom classes I have also explained some topics related to this chapter, and now I am going to explain this chapter as a recorded video so you people can watch easily. So students, I have explained that introduction, economy of the eve of independence. This is a first chapter, that is what type of economy at the time of independence. So students, मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था द बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757 चेंज द डेस्टिनी ऑफ आवर कंट्री. आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश कोलोनियल रूल स्टार्टेड एंड लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर. यानी बैटल ऑफ प्लासी 1757 से आप लोगों की कंट्री की जो डेस्टिनी थी वो चेंज हो गई. मुगल थे, मुगलों के बाद किसके हाथ में आ गई यहाँ की जो पावर थी? ब्रिटेन के. एंड लास्ट 200 ईयर्स रेगुलर दे कंज्यूम योर कंट्री. गेटिंग कब तक बेटा? टिल 1947 तक. ब्रिटिश रूल इज ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ द सिस्टमेटिक एक्सप्लोटेशन बाय एन imperialistic government of people whom they had installed by their policy. Policy क्या थी उनकी? Which is very very important. I have explained this also. Divide and rule. The benefits of British rules were only incidental if any. यानी जितने भी ब्रिटिशर की पॉलिसी थी वो सारी उन्होंने पॉलिसी ऐसी मेड की थी जिससे उनकी होम कंट्री को बेनिफिट हो. अगर आपकी कंट्री को कोई बेनिफिट भी हुआ है वो इंसिडेंटल हुआ है, एक्सीडेंटल. लाइक इंडियन रेलवे का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को. सो स्टूडेंट्स, now economic development. What was the type of economic development on the eve of independence? Students, the colonial government never made any sincere attempt to estimate of India's national and per capita income. हम इसी से भी पता लगा सकते हैं कि उन गवर्नमेंट का हमारी कंट्रीज पे कितना होल्ड था, लेकिन उन्होंने पूरा डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया. यहां तक कि उन्होंने आपकी कंट्री की नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम भी कभी मेजर नहीं किया. सम इंडिविजुअली अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेजर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. कुछ लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम काउंट की. सबसे ज्यादा नेम किसको जाता है इसमें? दादा भाई नरोजी and VKRV Rao. So the first estimate on national income and per capita income was prepared by Dada Bhai Naroji in 1876 for the year 1867-68. यानी उन्होंने 1866 के लिए 1867 में पब्लिश किया अपना डाटा और ईयर टेकिंग किया था उन्होंने 1866-68. तो इन्होंने रफली काउंट किया था बेटा. इट वाज पब्लिश इन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. गेटिंग? उन्होंने एस्टिमेट क्या नेशनल इनकम टू बी 340 करोड़ एंड पर कैपिटा इनकम वाज ओनली ₹20. विच ईयर? 1867-68. I hope this is clear students. This is a revision. The first scientific estimate was made by the Professor VKRV Rao. इन्होंने कौन सा ईयर चूज किया था? 1931 to 32. वो थोड़ा सा डिफरेंस है. इन्होंने अपने कलेक्शन ऑफ डाटा में साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व कर दिया. दिस इज क्लियर बेटा. ही एस्टिमेट नेशनल इनकम एट ₹1689 करोड़ एंड पर कैपिटा इनकम वाज ₹62. Getting students? I hope these introduction you have to clear all of you. मैं पहले explain कर चुका हूं इस introduction को. Next, now you can say students, Indian economy on the eve of independence. आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी थी? सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय स्टडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स सेपरेटली. हाउ मेनी सेक्टर्स? सेक्टर्स मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टेरिटरी, बट दीज हेड्स, अंडर दीज हेड्स वी विल डिस्कस
in about Indian economy which was at a time of independence, or we can say at 1947. So students, we will discuss Indian economy about agriculture at the time of independence. जो एक उसका कीवर्ड लिखा था, this is backward. We will discuss industry at the time of independence. It was low level. Foreign trade, this is unfavorable for us. Demographic transaction, it is our poor condition. Occupational structure, ये low level था, and infrastructure ये भी unfair था. Getting? So these 1, 2, 3, 4, 5, 6, these 6 heading we will discuss one by one. So students, first we will take agriculture sector at the time of independence. Agriculture sector. Getting? Almost 85% of country's population lived in village during this period. किस पीरियड? कॉलोनियल पीरियड में, बिफोर द 1947 आपकी कंट्री की टोटल 85% पॉपुलेशन विलेज में लिविंग करती थी, और वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे थे? एग्रीकल्चर पर. ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड डिराइव इट्स लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर. दिस इज क्लियर बेटा. फीचर्स देखिए इंडियन एग्रीकल्चर की ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सबसे पहले वीक प्रोडक्टिव accumulation. At the time of independence, the mean of production were defective. There was insufficient use of fertilizer, machinery were defective, etc. Getting? ना ही मशीनरी ज्यादा यूज होती थी, ना ही फर्टिलाइजर्स यूज होता था. हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आउटपुट ड्यू टू हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल. यानी या तो ग्रोथ हो जाता था, यानी डिपेंडेंसी अनसर्टेनिटी थी, कोई फिक्स नहीं था कि उतना प्रोडक्शन नेसेसरी है. रेनफॉल अच्छी हुई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ. रेनफॉल नहीं हुई तो प्रोडक्शन भी आपका नहीं हुआ. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. सो वी आर डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन. गेटिंग? नेक्स्ट पॉइंट, yes, second is unemployed and underemployment. So students, at the time of independence, agriculture sector में unemployment की situation भी थी. Why? Because poor capital formation, यानी मशीनरी बहुत कम थी, and agriculture rise to unemployed and underemployed. Most of people unemployed थे या underemployed थे. नेक्स्ट वन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. बेटा जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था और पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती थी, जितना होना चाहिए वो उससे बहुत कम था एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. फार्मर वर पुअर अंडर न्यूट्रिएंट्स, हैड लो स्टेमिना एंड नो इंसेंटिव टू वर्क. उनमें इंसेंटिव भी नहीं था क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता था ज्यादा. इट लीड टू लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी, पर पर्सन जो आपकी अर्निंग थी वो बहुत ज्यादा कम थी. दिस इज क्लियर बेटा. नेक्स्ट वन, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग. सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. लैंड होल्डिंग इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड विच ए पर्सन और ए फैमिली ओन्स. कोई भी पर्सन और कोई फैमिली जो उसको ओन्स करता है, जो मालिकाना हक रखता है, उसको बोलते हैं लैंड होल्डिंग. इट कुड बी वन पीस ऑफ लैंड और ए नंबर ऑफ स्मॉल स्कैटर पीस ऑफ लैंड. या तो क्या था, वन पीस ऑफ लैंड तो रेयर केस ही में मिलता था. फार्मर्स के पास डिफरेंट पीस ऑफ लैंड्स थे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विलेजेस होते थे. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट प्रिविलेज वाज डिवीजन, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे. दस इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्रिमिटिव, स्टिग्मेट. और मेन कोजिस क्या था बेटा इसका? लैंड टेन्योर सिस्टम. आई हैव आल्सो एक्सप्लेन बिकॉज देर आर इन जूम क्लासेस आल्सो देर आर 3 types of land tenure system. There was 3 forms of land tenure system introduced by the British rulers in India. There was जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम एंड रेतवाड़ी सिस्टम. मैं ब्रीफ में इसको डिस्कस करूंगा. यस, जमींदारी सिस्टम क्या था बेटा? इन जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द बंगाल टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी. आपको पता है कि ब्रिटिशर जो यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट बनाई हुई थी, उन्होंने किसके थ्रू बना रखी थी? ईस्ट इंडियन कंपनी के. तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए जमींदारी सिस्टम लगाया. जमींदार या लैंडलॉर्ड क्या होता था बेटा? वर द ओनर्स ऑफ लैंड. लैंड का ओनर होता था. द एक्चुअल कलेक्शन बाय जमींदार वाज मच हायर देन व्हाट दे हैड टू पे टू द गवर्नमेंट. यानी जो जमींदार था या लैंडलॉर्ड जो था, जो एक्चुअल
कलेक्शन करता था फार्मर से, टेनेंट से जो कलेक्शन करता था वो बहुत हाई होता था और गवर्नमेंट को कम पे करता था। क्यों? बिकॉज जमींदार सिस्टम लीड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन बहुत सारे होते थे बिटवीन कल्टिवेटर्स, कल्टिवेटर्स मीन्स फार्मर एंड द गवर्नमेंट, एंड दे एक्सप्लोटेशन ऑफ पेशेंट्स बाय अनसिंपैथी एजेंट्स एंड एनिमिटी बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स। सो जो टीनेंट्स होता था, जो पीसेंट्स होता था, जो एक्चुअल जमीन को सोइंग करता था, जो फार्मर्स होता था, उससे वो बहुत ज्यादा रिवेन्यू लेते थे और अनसिंपैथेटिक तरीके से, कोई भी दया नहीं होती थी उनको, पिटाई भी करते थे और जबरदस्ती उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर गवर्नमेंट को कम पोर्शन सेंड करते थे। गेटिंग? नेक्स्ट वन, महलवाड़ी सिस्टम। ये थोड़ा सा चेंज हुआ, बेंटिक ने इसको लिया था। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक इन आगरा एंड अवध से स्टार्ट किया। इन दिस सिस्टम विलेज एज ए होल वाज ए यूनिट ऑफ लैंड ओनरशिप। इन्होंने पूरे विलेज को एक यूनिट में शो कर दिया। द लैंड रिवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज, यानी पूरे विलेज का कोई हेडमैन करेगा। इन अदर वर्ड, सेटलमेंट वाज मेड विद द एंटायर विलेज और महल, यानी इन्होंने थोड़ा सा मिडिलमैन कम करने की कोशिश की। पूरा एक महल बना दिया, एक विलेजेस बना दिया और उस विलेजेस का रिवेन्यू कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन आता बेटा रेयतवाड़ी सिस्टम। इन रेयतवाड़ी सिस्टम द ओनरशिप ऑफ लैंड वाज विद पर्सन और फैमिलीज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द लैंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेयतवाड़ी सिस्टम में हुआ है जो अब हमारे पास है, यानी लैंड उसी की होगी जो उसको एक्चुअल में ओनिंग कर रहा है। द लैंड रिवेन्यू वाज पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय द फार्मर्स। ना ही कोई रेयत होगा, ना ही कोई महल होगा, ना ही कोई जमींदार होगा, जो भी फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट जाकर लैंड रिवेन्यू पे कर सकते हैं। यू कैन सी दिस, द लैंड रिवेन्यू वाज पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी गवर्नमेंट को, बाय द फार्मर्स। Thus, more stable and flexible system was found in Rayatwadi settlement, under which the government enter into an agreement with the individual cultivator. Getting? Individual Rayat means the cultivators, यानी cultivators कौन होता है? जो actual farmer था। I hope this is clear to students. So this is the features of Indian agriculture at the time of independence. Students, wait a second beta. Now नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर की फीचर्स में ही कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या बेटा, अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर को आपकी कॉमर्शलाइजेशन बना दिया। पहले क्या थी, सब्जिस्टेंस फार्मिंग करते थे हम जीने के लिए, या वीट, बाजरा, मक्का, इन क्रॉप्स का ग्रोइंग करते थे। बट ब्रिटिशर ने क्या किया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। आई होप समझ गए होंगे आप इस लाइन से। जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें क्या हुआ कि क्रॉप मार्केट में सेल करनी है, ना कि परचेज करनी। लाइक जूट, कॉटन, बेटा जूट और कॉटन का घर में यूज नहीं होता। शुगर केन, तो ये सब मार्केटेबल है। वीट, बाजरा, मक्का ये ऐसी हैं कि इनको हम घर में यूज कर सकते हैं। फार्मर वर फोर्स टू कल्टिवेट कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिको। इंडिको क्या था, इंडिको वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग ऑफ द टेक्सटाइल। इंडिको की रिक्वायरमेंट होती थी ब्रिटेन में, जो मैन्युफैक्चरर होता था कपड़ा, उसकी डाइंग करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती थी। एज ए रिजल्ट देयर वाज फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। आई होप दिस इज क्लियर। फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन फॉल्स हुआ और जो कैश क्रॉप्स थी, या जिसको बोल सकते हैं मार्केटेबल क्रॉप्स थी, ये स्टार्ट हो गई उगनी, फार्मिंग। गेटिंग? और लास्ट पॉइंट है बेटा पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इंडियन एग्रीकल्चर पे कंट्री का पार्टीशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। सो आप लोग फीचर्स पढ़ रहे हो इंडियन एग्रीकल्चर की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के टाइम ही आप लोगों की कंट्री के दो पार्ट हो गए हैं, आपको पता है, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। सो partition of the country in 1947 also adversely affect India's agriculture production. The rich food producing area of West Punjab and Sindh went to Pakistan. यानी जितना भी रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज था वो कहां पे चला गया, पंजाब में, पंजाब का कुछ हिस्सा सिंध में, और वो सब पाकिस्तान में। इट क्रिएट फूड क्राइस इन द कंट्री। समझ आ गया, इसने क्या किया, फूड क्राइस कर दिया कंट्री में। Also the whole of fertile land under jute production went to the east. This is jute, यानी जूट का जो प्रोडक्शन होता था वो सब भी कहां पे चला गया,
ईस्ट पाकिस्तान में, वो जूट के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, जूट का हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया सारा। आप लोगों ने गदर मूवी में देखा भी होगा कि उधर से जूट आता है जिसमें ट्रेन के थ्रू। गेटिंग द जूट इंडस्ट्री वाज मोस्ट सेवरली अफेक्ट ड्यू टू पार्टीशन। Thus, we can say Indian agriculture become backward, stagnate and non-vibrant under the British rules. यानी इंडियन एग्रीकल्चर कैसी थी? ब्रिटिशर के सामने ये नॉन वाइब्रेट थी, यानी इसमें ना ही तो वाइब्रेट हो रहा था, वाइब्रेट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज, ना ही ये मतलब बैकवर्ड थी, स्टेगनेट थी, रुकी हुई थी। और वी कैन से दिस इज अ वेरी वेरी typical situation in Indian agriculture at the time of independence. So I hope students, you people can easily understand. I have explained before is also these concept, and today I will quick revise. Next topic we will start industrial sector on the eve of independence. Getting? अब क्या डिस्कस करेंगे हम? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कब का बेटा? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट्स, लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल्स में एग्रीकल्चर की तरह इंडस्ट्री भी ज्यादा डेवलप नहीं थी। सो अगेन वी विल डिस्कस सम हेड्स। फर्स्ट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसी को अनदर नेम बोल सकते हैं डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बेटा एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा वर्ड होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बोथ ऑफ देम? इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना। जैसे आपका देखो यहाँ पे सेज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देते हैं। आई होप यू पीपल हैव डिस्कस इन क्लास 10 सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा होता है जिस पर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है प्रोड्यूसर को, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा कंपनियां स्टेब्लिश होती हैं, तो उसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंडस्ट्री चल रही है उनको भी बंद कर देना। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नाउ यू कैन सी दिस। British government systematically destroy Indian handicraft and no modern industrial base was allowed to come up. इस लाइन को पढ़िए बेटा, कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली मतलब एक सिस्टम से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन का हैंडीक्राफ्ट। कैसे? ऐसा नहीं कि बंद कर दिया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी लगाई, उन्होंने और बहुत सारी पॉलिसी लगाई, और एक सिस्टम के थ्रू उन्होंने आप लोगों की कंट्री का हैंडीक्राफ्ट बंद कर दिया। एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप, और ना ही कोई ऐसा मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट किया जिससे हमारी कंट्री डेवलप हो सके। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्करेज बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। ये है सिस्टमेटिकल तरीका बेटा। जो आप अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे थे यहां से, उसको एक्सपोर्ट करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें ह्यूज अमाउंट का टैक्स देना पड़ता था, टैरिफ देना पड़ रहा था। डिस्करेज बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी देनी पड़ रही थी उस पर। तो ऑटोमेटिकली अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दोगे, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, और जब उसके प्राइस लिमिट से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मार्केट में उसकी डिमांड कम होती है, और जिस चीज की मार्केट में डिमांड कम होती है ऑटोमेटिकली बेटा वो इंडस्ट्री बंद होती चली जाती है। तो ब्रिटिशर ने यही क्या, सिस्टमेटिक डिस्ट्रॉय कर दिया हमारी इंडिया की इकोनॉमी को। और वी कैन से ब्रिटिशर डिस्ट्रॉय इंडियन इकोनॉमी इन सिस्टमेटिक वे, एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो वर्ल्ड लेवल में फेमस था उसको बंद कर दिया गया। दिस इज क्लियर बेटा। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फोल्ड्स। क्या प्राइमरी मोटिव था इनके पीछे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के? देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट, यानी इनको क्या बनाना था? इंडिया को रॉ मटेरियल की कंट्री बनानी थी, ना कि क्राफ्ट की। टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडियन at cheaper rate, and thus to reduce India is a merry exporter of raw material to the British industry. Getting? यानी इंडिया क्या बन गया? ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल। एंड नेक्स्ट वन, टू फोल्ड बताया ना मैंने आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फोल्ड। सेकेंड फोल्ड क्या था? टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट ए हायर प्राइस, यानी जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रही थी, मैन्युफैक्चरर गुड हो रही थी, उसको इंडियन मार्केट में सेल करना, और वो भी हायर प्राइस पे। इन दिस वे दे एक्सप्लोटेड इंडिया
through the device of double exploitation. This is very very important word, डबल एक्सप्लोटेशन. कैसे डबल एक्सप्लोटेशन करते थे ब्रिटिश आप लोगों का? चीपर रेट में रॉ मटेरियल परचेज करना, फिर उसको ब्रिटेन में ले जाना, ब्रिटेन में उसको मैन्युफैक्चर करना, फिर फिनिश गुड आपकी कंट्री में लाना और फिर उसको हायर प्राइस पे सेल करना. यानी रॉ मटेरियल खरीदते हुए तो आपसे चीपर रेट पे, एक तरह एक्सप्लोट हुआ, और जब अपना फिनिश प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तब हायर रेट पे. तो इस सिचुएशन में ब्रिटिशर ने हम लोगों का डबल एक्सप्लोटेशन किया. आई होप दिस इज क्लियर. इसका क्या इफेक्ट पड़ा बेटा? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी इस पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ा हैंडीक्राफ्ट पर. गेटिंग बेटा? सो ब्रिटिशर followed discriminatory tariff policy. ब्रिटिशर ने ये टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अडोप्ट की. इट अलो फ्री एक्सपोर्ट ऑफ, this is a adverse effect of decline of handicraft. So Britisher followed discriminatory tariff policy. It allow free export of raw material from India and free import of British final goods to India. यानी जो यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो आप अदर कंट्री को, तो उस पर क्या करेंगे? हैवी टैक्स, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, इम्पोज हैवी टैक्स. अगर आप अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क का अदर कंट्री को सेल कर रहे हो तो उस पर तो टैक्स लेंगे, बट अगर आप ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं. अलो फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट. और अगर कोई ब्रिटिशर प्रोड्यूसर आपकी कंट्री में आके सेल कर रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं. यानी आप ब्रिटेन को सेल करो रॉ मटेरियल फ्री, और ब्रिटेन का प्रोड्यूसर यहां पे फिनिश गुड सेल करें तो भी फ्री, और अदर कंट्री के साथ अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो उस पर हैवी टैक्स. तो दिस इज ए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. दिस इज क्लियर बेटा? बट प्लेस हैवी ड्यूटी. हैवी ड्यूटी किसके प्लेस पे होगी? ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. यानी अगर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर हैवी ड्यूटी. लेकिन अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन को तो उस पर कोई हैवी ड्यूटी नहीं. इट इज फ्री फ्लो. इन दिस वे इंडियन मार्केट वर फुल ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस. गेटिंग? सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? जितना भी इंडियन मार्केट थी वो मैन्युफैक्चरर गुड्स हो रही थी फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस. वेट अ सेकेंड बेटा. Yes. Ultimately, the handicraft industry declined. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हुआ बेटा? डिक्लाइन हो गया. हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कंट्री में, एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. क्या होने लगा? जितनी भी फिनिश गुड्स थी वो ब्रिटेन से इंपोर्ट होने लगी. आई होप दिस इज क्लियर बेटा. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. यानी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू, पहले तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन, जिसमें मशीन, टूल्स, ये चीज प्रोड्यूस होती है. सो लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. आपकी कंट्री में कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत कम थी. रीजन क्या था? ब्रिटेन ऑलवेज वांट इंडियंस to be depend on Britain for the supply of capital good and heavy equipment. This is very very important line. Again read here, say Britain always wants Indian to be depend on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. यानी ब्रिटेन ये चाहता था हमेशा कि इंडिया अपने यहाँ पे कैपिटल गुड्स ना बनाए, वो ऑलवेज डिपेंड रहे ब्रिटेन पे. किसके लिए? कैपिटल गुड्स पे भी, और जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं कंपनियों में यूज उन पे भी. Thus, the development of a few consumer goods industry was witnessed during the British rule. यानी उन्होंने बनाया इंडस्ट्री, बट बहुत ही कम डेवलपमेंट किया उन्होंने इंडस्ट्रीज का, और जो कि कंज्यूमर गुड्स की. कैपिटल गुड्स तो उन्होंने कोई प्रोड्यूस ही नहीं किया. दिस इज क्लियर बेटा. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर. आई विल कंटिन्यू टुमारो this topic, that is industrial sector on the
ऑफ इंडिपेंडेंस। गेटिंग बेटा? तो हमने इसमें अभी क्या पढ़ा है, केवल 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है बेटा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ इंडस्ट्री का, और इसका ये 2 फोल्ड्स पढ़ा, रॉ मटेरियल चीपर रेट में और फिनिश गुड हायर रेट में। एडवर्सली इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट पढ़ा, रीजन क्या था इसका, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और इसके बाद आपने पढ़ा लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, सॉरी lack of capital good industry, lopsided modern industrial structure we will discuss tomorrow. So students, I hope you people have clear these things, and tomorrow I will continue this topic, that is industrial sector at the time of eve of independence, and some other topic also like foreign trade at the time of independence, and demographic pattern on the time of independence, and occupational structure at the time of independence. So students, these things related to Indian economy at the time of independence. I hope these things all of you clear. I have explained only, there are 2 topics, that is agriculture sector at the time of independence and some part of industrial sector at the time of independence. So this is sufficient for today. I hope all topics you people have clear. So thank you so much 12th class. Thank you beta.